व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्लीज बताइए कोई, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आन्या ने आंसर दिया था प्रोटोप्लाज्म। आन्या, कैन यू एक्सप्लेन? प्रोटोप्लाज्म मीन्स होता है, इट इज अ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग, जो सेल का लिविंग पार्ट होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, और लिविंग कंटेंट कौन है सेल का? एक तो न्यूक्लियस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, दैट इज व्हाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, तब आप इसको क्या बोल, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एक साथ आप क्या बोल सकते हो? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को ऐसे बोल सकते हो कि अगर सेल के अंदर से आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दो तो जो पार्ट बच जाता है उसको आप क्या बोलते हो? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो बीच का ये पार्ट बच गया, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। यस आरुष, ठीक है। तो हमें आज क्या डिस्कस करना था? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस देखो क्या होता है। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी पहले बाहर, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म था, ठीक है, और बीच में देन क्या था आपका? न्यूक्लियस। तो इट इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर। सेल के जो सेंटर में होता है उसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो। ठीक है, अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है? वो ये है, ये डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है? सब तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेकेंड, जो इसकी मेम्ब्रेन है, ब्राउन कलर की जो आपको डायग्राम में मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। बताओ ये सिंगल है या डबल है? एक गिलास पानी मिलेगा? आरुष, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं होता, इट इज सेम। ओके, तो बताइए जल्दी से, क्या ये डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? आपको क्या लग रहा है देखकर डायग्राम से? ओके, तो सिर्फ आरुष ने डबल बोला, बाकी सबने सिंगल मेम्ब्रेन बोला है। तो इट इज नॉट सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज ए डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक बाहर से होती है ये और एक अंदर की साइड से होती है, तो ये इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये बाहर से, ये बाहर वाली लेयर आउटर, और ये अंदर वाली इनर लेयर। ठीक है,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के बीच में ये बहुत इरेगुलर होती है ये मेम्ब्रेन, वही बता रहा हूं। मेम्ब्रेन जो होती है जनरली यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंगल मेम्ब्रेन से मीन्स है कि ओके, सबसे पहले आंसर दो कि जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस मटेरियल की बनी होती है, आपने पढ़ा था। फैट्स, नो आरुष, नो फैट, मतलब ठीक है बट टेक्निकली ठीक नहीं है। यस, सही है, लिपिड्स की। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। यस, जिसने लिपिड्स बोला है, वेरी गुड। लिपिड्स में क्या होता है कि अगर एक लेयर है लिपिड की, लिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है जनरली फैट मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर लिपिड की एक ही लेयर है, ठीक है, दैट इज वो क्या हो गई, सिंगल मेम्ब्रेन। अगर वो लिपिड की डबल लेयर है तो वो क्या हो जाएगी, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाय लेयर है कि वो डबल है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कहीं कहीं ये सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। ओके, वो जस्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियर पोर। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर मींस होता है कहीं कहीं पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अपसेंट होती है, मींस उस उधर अपर्चर बने होते हैं। इन अपर्चर्स को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये होता है कि अगर कोई मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आना होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा, और न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर जाना होगा तो उसे बाहर से, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना होगा तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा कोई भी मटेरियल। अगर न्यूक्लियस से बाहर कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म से, तो वो भी क्या होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट, ओके, न्यूक्लियर पोर भी क्लियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रीन कलर का आपको लिक्विड नजर आ रहा है। इस लिक्विड को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो पार्ट से बना है ये पूरा। एक तो फर्स्ट नंबर पे इसमें क्रोमेटिन होता है, सेकेंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्रोमेटिन, ये थ्रेड थ्रेड जो नजर आ रहा है ये क्रोमेटिन है, एंड ये बीच में डार्क स्फेरिकल बॉडी जो है ये न्यूक्लियोलस है, ओके। अब क्रोमेटिन का समझो, क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन, उसको ध्यान से समझना क्रोमेटिन को। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए। क्रोमेटिन इज जनरली मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। ये लॉन्ग थ्रेड है किसका, डीएनए का, लॉन्ग थ्रेड। मेरी मेरी वॉइस क्लियर है?
ओके, आरुष चेक योर नेटवर्क प्लीज। जो क्रोमेटिन होता है ये, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, प्लस प्रोटीन्स। एंड डीएनए के पास क्या होते हैं आपके जीन्स, ठीक है। और जब बहुत सारे क्रोमेटिन को आप इकट्ठा कर देते हो, ठीक है, इस थ्रेड को अगर आप, ये थ्रेड था, ठीक है, इसको अगर आप बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दोगे, ठीक है, कंडेंस कर दोगे मीन्स इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तब आप इसको क्या बोल देते हो, क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप देखो कैसे डिफाइन करते हैं क्रोमोसोम को, डीएनए को एंड जीन्स को एंड क्रोमेटिन को। यहाँ पे आपको चार टर्म्स बताइए मैंने। फर्स्ट, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच, किसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। और जीन्स को कैसे डिफाइन करोगे, जीन्स आर सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट या फ्रेगमेंट, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। मींस जैसे ये डीएनए होता है आपका, तो इसका छोटा छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इसके जीन्स होते हैं। इनको आप क्या बोलोगे, जीन्स, ओके। सो क्रोमेटिन क्लियर है, डीएनए क्लियर है एंड जीन्स क्लियर है, या दोबारा बताऊं। Chromatin is a long thread of DNA and proteins. DNA is deoxyribonucleic acid. वो किसका बना होता है, which consists of genes. And genes क्या होते हैं, genes are the segment of DNA. जब बहुत सारे जीन्स आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो वो पूरा क्या तैयार कर देते हैं, एक डीएनए बना देते हैं, ठीक है। और हर जीन्स का आपकी बॉडी में अलग अलग तरह का फंक्शन होता है। जीन्स क्या, जीन्स में एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटी मीन्स होता है वो कैरेक्टर जो आप अपने पेरेंट से लेते हो, ठीक है। जैसे हेयर कलर, आपके बालों का रंग क्या होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपकी हाइट, ठीक है, वॉट एवर द कैरेक्टर, ठीक है, कुछ भी कैरेक्टर होगा वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, जीन्स में। तो जीन्स आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरेक्टर। कोई भी आपकी बॉडी में कैरेक्टर है वो जीन्स की वजह से है, ठीक है। आपकी आईज का कलर, ठीक है, हाइट, हेयर, ठीक है, ये सब। तो जीन्स किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है। और जीन्स को एक साथ मिला दो तो डीएनए बन जाता है। तो ये डीएनए की डेफिनेशन है कि डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच कंसिस्ट ऑफ जीन्स। एंड क्रोमेटिन को कैसे डिफाइन करते हो, यही कि क्रोमेटिन इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। डीएनए के बहुत लंबे थ्रेड को आप क्रोमेटिन बोल देते हो। और क्रोमेटिन को और इकट्ठा कर देते हो इस थ्रेड को, जैसे घर में धागा होता है उसको आप अगर इकट्ठा कर दो, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा, उसको आप क्या बोल सकते हो फिर, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ किसकी, क्रोमेटिन की, ठीक है। ये चार टर्म्स क्लियर है, एक की डेफिनेशन जरूर आती है एग्जाम में।
ओके फाइन, अब जल्दी से हम रीड आउट कर लेते हैं कि हम क्या। ओके, तो आपके न्यूक्लियोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोलस एंड द सेकेंड क्रोमेट क्रोमेटिन। एंड द न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉडी। जो डार्क कलर की आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा था वो एक तरह की स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं एंड आरएनए होता है, ठीक है। और इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा। तो राइबोसोम में राइबोसोम कहाँ बनते हैं? उस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्रोमेटिन के बारे में मैंने बताया था। क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का मींस यही है कि वो मटेरियल जिसके पास जीन्स हो, तो इसलिए आप उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए, ठीक है। तो क्रोमेटिन एक नेटवर्क है किसका? डीएनए एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहाँ लिखी है, क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। अगर क्रोमेटिन को आप कंडेंस कर दो, ठीक है, इकट्ठा कर दो मीन्स उसको, तो वो क्या, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप क्रोमोसोम बोलोगे, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ठीक है। नाउ chromosomes contain genes and each gene is responsible for one hereditary character, ठीक है। जीन्स का क्या काम होता है? वो एक आपके हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और जीन्स के पास वो सभी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू? डीएनए के फॉर्म में। सबको क्लियर है न्यूक्लियस में? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। Okay, good. Now, what are the functions of nucleus? Nucleus control all the metabolic activities. Metabolic word है यहाँ पे, इसका मीन्स होता है, ओके तनीषा बताओ, तुम पहले पढ़े थे, what is metabolic activity? चलिए, ओके तनीषा, ओके सही है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में एक सेंट्रल में एक डार्क कलर की बॉडी थी, इसको आप क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक
स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स। कोई मुझे आरएनए की डेफिनेशन बता सकता है? सॉरी, फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म। आरएनए एंड डीएनए की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अभी पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर आरएनए के बारे में बताता हूँ। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका आरएनए होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस को आप फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हो। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहीं पे इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, और राइबोसोम का क्या काम होता है आपकी बॉडी में? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाना। ठीक है, वो कौन बनाता है आपकी बॉडी में? राइबोसोम्स। ठीक है, एंड ये कहाँ पे बनते हैं, और राइबोसोम खुद कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। एंड न्यूक्लियोलस किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का। अभी मैं बता रहा था आपको आरएनए एंड डीएनए। आरएनए, इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, and DNA is डीऑक्सी। बस इस पूरी नेम में बस आगे ये वाला वर्ड जोड़ दो तो क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। तो ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म। हाँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे हम न्यूक्लियस के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट है कि न्यूक्लियस जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक वर्ड से मतलब है कि आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, द सम ऑफ जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसके सम को आप क्या बोलते हो? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कब आपको एनर्जी देनी है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में कब नई सेल बनेगी। ठीक है, ये सब किसका काम है? न्यूक्लियस का। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, मींस उसके पास जीन्स होते हैं, और उन जीन्स के पास क्या होते हैं? इनहेरिटेंस होता है, मींस कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है वो कैरेक्टर को कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा थर्ड, सेल को कब डिवाइड होना है? ये सेल है, ठीक है, ये कब दो सेल में कन्वर्ट होगी, आगे जाके डिवाइड होगी, वो भी कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। ठीक है, सबको क्लियर है? with 0999 हाँ, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी तक इससे पहले जो आपने सेल का डिवीजन पढ़ा था, मीन सेल को आपने कैसे क्लासिफाई किया है, अगर आपने नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है तो सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जिसके पास सिंगल सेल है वो यूनिसेलुलर, जिसके पास बहुत सारी सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर। बट सेल का टाइप कैसा है, सेल किस तरह की है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो उस बेसिस पे
जो होता है सेल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप से। एक सेल होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और एक सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। तो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस आपके सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उस बेसिस पे और न्यूक्लियस के बेसिस पे क्या होती है सेल, दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं आपकी, ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव, जो मतलब, किसी ने कुछ लिखा है सर, योर वॉइस इज क्रैकिंग। किस किस को और वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज बताओ एक बार। किस किस को क्लियर है, चलो ये बताओ, वॉइस किस किस को क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, बाकी सबको तो क्लियर है। देखो आप ज्यादा नॉइज में तो नहीं बैठे, तो खाली जगह पे जाके बैठ जाओ थोड़ा। ओके, यहाँ पे मैं प्रोकैरियोटिक सेल बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स होता है, प्रोकैरियोटिक मीन्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ओके, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, प्रो एंड कैरियो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। नाम से अब पता चल रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस किस तरह का होता है, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, एंशियंट। एंशियंट से मतलब है बहुत ही एंशियंट, कि हाँ बहुत पुराना, मीन्स जब स्टार्टिंग में लाइफ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जिस तरह का न्यूक्लियस हुआ करता था उसको आप प्रिमिटिव कंसीडर करते हो। ठीक है, तो प्रिमिटिव ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है उसको आप प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हो। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है, प्रिमिटिव वर्ड से, कि उस टाइम पे न्यूक्लियस होता था या नहीं होता था, उस टाइम पे कैसी सेल हुआ करती थी, ये इस तरह से। प्रोकैरियोटिक सेल अब भी है, ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन व्हाट इज एब्सेंट, न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे सीधा आपको इस सेल में डीएनए मिलेगा, मींस क्रोमेटिन मिलेगा। लेकिन अभी हमने जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे क्या देखा था आपने, कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है एंड उसके अंदर क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस। बट ये कैसा न्यूक्लियस है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो आपके स्कूल में जब पढ़ाया गया होगा तो आपकी टीचर ने क्या वर्ड यूज किया था प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, ठीक है,
मतलब उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप हो। ये कौन है? बहुत जल्दी आ रहा है। सलोनी। Okay, so well-defined nucleus is that nucleus in which nuclear membrane is present. But prokaryotic case में well-defined nucleus नहीं होता. So that means they जो DNA है इनका it is not enclosed by, यहाँ पे कोई membrane नहीं होती, ठीक है? So their DNA is not enclosed by nuclear membrane. Nuclear membrane नहीं होती. इसके अलावा इनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इनके पास, और क्या नहीं होता, वैक्यूल्स वगैरह नहीं होता, ठीक है? तो सबको क्लियर है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? लाइक ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एज्यूम कि सबको क्लियर है। ओके, यस, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है वो है ओनली बैक्टीरियल सेल। जो इस पूरी अर्थ पे प्रोकैरियोटिक सेल अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? ओनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो जो इनका ये क्रोमेटिन है, यानी कि डीएनए, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है? सो ये बैक्टीरियल सेल है, ये पूरा डायग्राम है बैक्टीरिया का। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिल्कुल प्रोकैरियोटिक का ऑपोजिट है कि अगर आप यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बस जैसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्लोज्ड होता है। इनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास यूकैरियोटिक सेल होती है, आप उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो? यूकैरियोटिक, ठीक है? यूकैरियोट्स, सॉरी। सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट में डिफरेंस आपको क्लियर है? So this is the difference between prokaryotic and eukaryotic. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक है? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स वो ऑर्गन मींस, इसको आप सेल का ऑर्गन बोल सकते हो। जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही आपके सेल के भी कुछ ऑर्गन्स हैं। तो सेल होती है, न्यूक्लियस होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं? कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोई गोल्गी है, ठीक है? कोई लाइसोसोम है, कोई प्लास्टिड है, कोई वैक्यूल है, ठीक है?
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, एक तरह से जिसके ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है? ये ट्यूब लाइक फॉर्म में होता है, ऐसे इसकी ट्यूब्स बनी होती हैं इस तरह से। इनको आप टिब्यूल्स बोल देते हो, ठीक है, ट्यूब ना बोल के आप इसको क्या बोल देते हो? टिब्यूल्स। डायग्राम में देखते हैं। देखो ये जो रीजन है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस से अटैच होके। तो ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्लू ब्लू कलर से आपको दिखाए हुए हैं टिब्यूल्स की फॉर्म में, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है RER जिसको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER जिसको बोलते हो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, अब वो क्या होता है वो ये देखो। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैसा हो? रफ हो। व्हाई इट इज कॉल्ड रफ? रफ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके जो सरफेस होती है, इसकी सरफेस पे क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रफ। इसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो क्योंकि जैसे ये इसका सरफेस है तो इसकी सरफेस पे ये राइबोसोम ऐसे अटैच है, तो जिसकी वजह से इसका सरफेस कैसा हो गया? इररेगुलर टाइप का हो गया, तो ये हो गया रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका काम क्या है? ये प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है। एसईआर को बोलते हो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोलते हो? क्योंकि इनके पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनका सरफेस कैसा हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है क्या बनाने में? सिंथेसिस मींस होता है बनाना, कि कुछ बिल्डअप हो रहा है, तो स्टेरॉइड्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में कोई ड्रग्स हैं, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन कोई करता है तो वो कौन करता है? SER, ठीक है। ओके, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सबको डिफरेंस क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है गोल्गी। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस होता है इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्गी, ठीक है, डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब गोल्गी एपरेटस, तभी इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहां ये बिल्कुल वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होते हैं,
बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर गोल्गी एपरेटस को आप डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हो। अब इनका फंक्शन देखो, मेन होता है आपको फंक्शन, फंक्शन पता होना चाहिए, एग्जाम में फंक्शन ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। फंक्शन फर्स्ट, गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? लाइसोसोम बनवाना, ठीक है। लाइसोसोम एक दूसरा तरह का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, तो वो गोल्गी बनवाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, बायो मीन्स कुछ अगर लिविंग काम चल रहा है तो डेट इज वाइज आगे बायो जोड़ दिया। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? मेम्ब्रेन की। और मेम्ब्रेन क्या होगी? या तो सेल वॉल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, या कोई दूसरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकती है। क्लियर है? सो ये गोल्गी के फंक्शन है कि गोल्गी एक तो लाइसोसोम में हेल्प करती है बनाने में, एंड सेकेंड ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करती है, मींस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अगर बाय चांस जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गई है, ठीक है, सपोज यहाँ से ये हट गई है, थोड़ी सी इसमें इंजुरी आ गई है, तो इसकी रिपेयरमेंट कौन करेगा? वो कौन करेगा? गोल्गी करेगा। गोल्गी यहाँ पे लाके एक तरह से सीमेंटिंग कर देगा, ठीक है। अब एक फंक्शन और होता है इसका, थर्ड, ई आर। ई आर जो प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जो ये प्रोटीन्स बनाता है, ये किसको भेज देता है? गोल्गी को। और गोल्गी क्या करती है? जैसे फ्लिपकार्ट पे काम नहीं होता, जैसे अमेजोन पे, कि पहले एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की शिपिंग होती है एंड उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है, ये सब। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, फिर पैक करने के बाद उसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो सेम फंक्शन आपकी सेल में चल रहा है। ई आर एक तरह का मैन्युफैक्चरर है, मीन्स वहां पे सामान बनता है, वो सामान किसको दे दिया जाता है? गोल्गी को। और गोल्गी क्या करता है? उस के पैकेट बना देता है, पैकेज्ड कर देता है जो भी मटेरियल है। तो प्रोटीन्स के उसने पैकेज्ड कर दिया। अब ये जो है, ये किसको दे दिया जाता है? ये किस कहीं भी जा सकता है सेल के अंदर। अगर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में यूज करना है तो ये काम ऐसे चला होगा, ठीक है। तो थर्ड फंक्शन, इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेज करता है ये काम को, और डिलीवर आप अपने आप हो जाता है आगे खुद से। यस, बच्चों क्लियर है गोल्गी का भी फंक्शन? ठीक है। आरुष कहाँ पे कौन सा फंक्शन समझ नहीं आया, बताओ। फर्स्ट फंक्शन, बस फर्स्ट फंक्शन में इतना ही ध्यान रखो, लाइसोसोम बनाते हैं ये। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। अभी नेक्स्ट से जो होगा वो लाइसोसोम ही पढ़ोगे आप कि लाइसोसोम होता क्या है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं। जो बचे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। बैक कैसे जाना है? इसका जान सर, स्क्रीन पे। स्टॉप शेयर।
मतलब इसके पीछे स्लाइड पे इस पे टैप करो स्लाइड पे। ओके, एनी डाउट? किसी का कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर से, वो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं ना, तो ट्राई करो जितना खुद से भी रिवीजन होता रहे और जो यहाँ से चल रहा है वो भी। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना फायदा है। ठीक है, ओवर करते हैं। बाय टू ऑल। ओके। किसी ने कुछ लिखा है? सर एक्चुअली आई डोंट हैव हाफ ईयरली एग्जाम। ओके तनीषा।